ओके हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन बात कर रहे थे ग्रीन केमिस्ट्री के टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। और प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में एक एक प्रिंसिपल को अपन डिटेल में और इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, जो इसके एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। सो यहाँ पर आपके जो पूरा ये टॉपिक दे रखा है, जो पूरा चैप्टर दे रखा है, उसमें जितने भी पॉइंट्स इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं वो सारे के सारे आप जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ते हो उसमें कवर हो जाते हैं, है ना। तो आप जो भी टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर दिखेगा, जो भी टॉपिक दिखेगा, वो सारा टॉपिक आपके ये 12 जो प्रिंसिपल हैं उनमें कवर हो जाएंगे। और देखो ये पूरी तरह से थ्योरेटिकली है, तो बस आप बहुत ही ईजीली, जैसे मैं ये बुक से इस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सको। अगर आप बनाना चाहो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपके पास अननेसेसरी डेराइवेशन, ब्लॉकिंग ग्रुप, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, टेम्पररी मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस शुड बी अवॉइडेड वेन एवर पॉसिबल। मतलब यहाँ पर क्या है, अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन, ब्लॉकिंग ग्रुप, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, टेम्पररी मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस शुड बी अवॉइडेड। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी केमिकल्स रिएक्शन होती हैं जिसमें अपन को प्रोटेक्टिंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है ना। बहुत सारे ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें ब्लॉकिंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कुछ न कुछ फिजिकल एंड केमिकल मॉडिफिकेशन की नेसेसरी होती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आप किसी भी मॉडिफिकेशन को या ब्लॉकिंग ग्रुप को या किसी प्रोटेक्शन ग्रुप को या डी प्रोटेक्शन ग्रुप को अगर फिजिकली अवॉइड कर सको तो बढ़िया है, मतलब बेटर है। मतलब ये फिजिकल प्रोसेस ऐसा कर लो ताकि केमिकल यूज़ ना करना पड़े, है ना। और दूसरा, अगर इनको पूरी तरह से अवॉइड किया जाए तो ये भी बेटर होता है, क्योंकि वे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ब्लॉकिंग ग्रुप होते हैं जो काफ़ी हैज़ार्डियस होते हैं। जैसे अपन ने प्रोटीन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या पेप्टाइड की मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो अमीनो एसिड्स में अपन क्या करते हैं, जो आपका एक ग्रुप होता है, जो अमाइन ग्रुप होता है, उसको अपन प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, ताकि वो केमिकल रिएक्शन ना करे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या यूज़ है, जैसे आपके पास कोई केमिकल है, आप चाहते हो कि वो दूसरे केमिकल से रिएक्शन करे, कोई उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, आप चाह रहे हो कि इसका एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट ना करे, एक फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या कर दें, ब्लॉक कर दें या फिर प्रोटेक्ट कर दें। तो अपन एमिनो एसिड के केस में ऐसा करते हैं, जिससे अपन को डिज़ायर्ड पेप्टाइड अगर बनाना हो तो अपन क्या करते हैं, जैसे अमाइन जो होता है, एमिन जो ग्रुप होता है, उसको अपन प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए। सो यहाँ पर देखें अपन, प्रोटेक्शन ऑफ एट फंक्शनल ग्रुप इज अ कॉमन टेक्निक इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं उसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यही जो प्रोटेक्टिंग टेक्निक है, फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की जो टेक्निक है उसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल सिंपल सा क्या हो गया, एमिनो एसिड, अल्फ़ा एमिनो एसिड में आपके पास दो फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक होता है एमिन, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और पेप्टाइड और प्रोटीन के फॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, एमिन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज टू बी परफॉर्म सेलेक्टिवली at a one reactive site in a multifunctional compound, the other reactive site must be blocked temporarily by a protecting group, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, एक मल्टी फंक्शनल कंपाउंड है आपके पास, तो उसमें अपन क्या करेंगे, अपने डिज़ायर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन एक ग्रुप को ब्लॉक कर देंगे या प्रोटेक्ट कर लेंगे, दूसरे को फ्री रहने देंगे ताकि जो दूसरा ग्रुप है वो इजीली क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। ए प्रोटेक्टिव ग्रुप must fulfill a number of requirements. It must react selectively and protect substrate that is stable to projected reaction. The protective group must be selective, removed by non-toxic reagent that do not attack the generated functional group. मतलब ओवरऑल अपन ग्रीन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सिंपल से आप बात समझ गए होंगे कि ये जो भी इस तरह के केमिकल अपन यूज़ करते हैं जो आपके ब्लॉकिंग ग्रुप या प्रोटेक्शन ग्रुप या डी प्रोटेक्शन ग्रुप की फॉर्म में काम करे, वो कैसे होने चाहिए, आपके नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, हैज़ार्डस नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पर, द कीटो ग्रुप मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन 2 कार्बोक्सिलेट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय साइक्लिक catalyzation with ethylene glycol. This, when treated with excess Grignard reagent, reacts with ester group only and keto group remain protected. This on acid hydrolysis remove protective group with the formation of keto group bearing tertiary alcohol as shown and below, है ना।
सो रिएक्शंस तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, सिर्फ आपको जो ये थियरी है वो थियरी थोड़ा सा ध्यान रखने लाएँ कि किस तरह से आपकी जो रिएक्शंस होती है उसमें प्रोटेक्टिव ग्रुप की फॉर्म में कौन काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन टू कार्बोक्सिलेट, ये ग्लाइकोल से रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके ग्लाइकोल से रिएक्ट करने के बाद H2 रिमूव हो रहा है। H2 रिमूव होने के बाद यहाँ पर इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटेक्शन बाय किटलाइजेशन, अब ये क्या हो रही है, प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। ये गैथलीन ग्लाइकोल आपके इस कीटो ग्रुप को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बस ये प्रोटेक्शन हो गया। सो ये आपके एक छोटा सा प्रिंसिपल है। इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल ये भी है, अल्कालाइजेशन ऑफ फिनोल बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स वेरी पुअर यील्ड ऑफ ऑर्थो एंड पैरा alkyl phenol. Therefore, phenolic group is first protected by alkylation and then treated with the alkyl halide in presence of aluminum chloride at low temperature to give ortho and para substitute protected. Protecting group is then removed by treatment with HI as shown below. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसी टेक्निक आपको दिख रही है ना। ये अपन थोड़ी रिएक्शन अपन जानते भी हैं इसको थोड़ा अच्छे से, है ना, थोड़ा सा बेटर वे में इसको समझ पाएंगे अपन। बेटर वे में इस तरह समझ पाएंगे कि आपके पास फिनोल है, फिनोल में आपके पास क्या है, अपन अल्काइलेशन रिएक्शन कर रहे हैं फिनोल की, तो डेफिनेटली ये वाला जो ग्रुप है ये फिनोलिक ग्रुप है। अब फिनोलिक ग्रुप एक्टिव होगा तो अपन इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन किससे करा दी, अल्काइल हैलाइड से, तो ये H X के साथ चला जाएगा और OR के साथ, मतलब OR बन गया। अब ये ग्रुप जो है प्रोटेक्ट हो गया। अब रिएक्शन कराएंगे अपने FCR रिएक्शन, है ना, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, फिर लास्ट में इसको डी प्रोटेक्ट कर लेंगे वापस से, इस तरह से डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पर इस तरह के ये क्या है आपके पास एग्जांपल, जैसे इफ OH ग्रुप इज नॉट प्रोटेक्टेड इट विल गिव लो यील्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एसिडिक OH ग्रुप विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन ये है कि जैसे फिनोल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा जो ऑर्थो एंड पैरा एल्काइल फिनोल जो मिलता है उसकी यील्ड बहुत कम होती है। बट अगर मैं फिनोल को में जो OH ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट कर लूँ एक बार, उसके बाद में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराऊँ, तो जो यील्ड है ऑर्थो एंड पैरा एल्काइल फिनोल की वो बढ़ जाती है। हाँ, इससे एक स्टेप का प्रोसेस ज़रूर बढ़ जाएगा। जब पहली स्टेप में बना, फर्स्ट स्टेप में ये बना, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसको डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, डी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, है ना। बट इसमें मुझे यील्ड अच्छी मिलेगी, तो डेफिनेटली मैं कौन सा प्रोसेस यूज़ करूँगा, ज़्यादा बेटर कौन है, यही है। क्योंकि अगर मैं वो वाला प्रोसेस यूज़ करता हूँ तो केमिकल तो वही यूज़ हो रहे हैं, पर अब यील्ड अच्छी नहीं मिल रही है, तो उस तरह के मतलब केमिकल प्रोसेस में क्या होगा, ज़्यादा केमिकल आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब ओवरऑल अपन बात करें कि वो इतना एफिशिएंट मेथड नहीं होगा। तो बस यहाँ पे यही इस पूरे पॉइंट का मतलब है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रिंसिपल है वो है कैटालाइटिक रिएजेंट एज सेलेक्टिव एज पॉसिबल आर सुपीरियर टू स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट, है ना। इसको थोड़ा अपन डिटेल में समझ लेते। कैटालाइटिक रिएजेंट एज सेलेक्टिव एज पॉसिबल, पहली बात तो क्या कह रहा है कि कैटालाइटिक रिएजेंट का मतलब क्या बच्चे जानते हो, है ना। एज सेलेक्टिव एज पॉसिबल मतलब कैटालाइटिक रिएजेंट कैसे होना चाहिए, जितना हो सके उतना सेलेक्टिव होने चाहिए, जो प्रॉपरली जिस रिएक्शन में जिस कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको यूज़ करना चाहिए। अब ऐसा होता भी, देखो एक जो केमिकल रिएक्शन बनती है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन बनी, जैसे मान लो आपने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, उसमें बहुत सारा आपने कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये कैटलिस्ट का जो सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, ये काफ़ी लंबा होता है। ये मतलब छोटा ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यूज़ कर लो। हाँ, थोड़ा सा पहले से जो थियरीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूर डिसाइड किया जाता है कि किस केमिकल के साथ या किस टाइप के सबस्ट्रेट के साथ किस टाइप का कैटलिस्ट यूज़ करना चाहिए, है ना। बट अब कैटलिस्ट में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अब कैटलिस्ट के और अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग इनकी स्टेट होती है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो क्या करते हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन बनती है ना, जैसे आपने बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस देखी हैं बहुत सारी, तो वो जो नेमिंग रिएक्शंस उन्होंने जो बनाई हैं जिन भी केमिस्ट में, तो उनको काफ़ी टाइम लगा होगा, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के जो कैटलिस्ट के कॉम्बिनेशन है वो ट्राई करते हैं। पहली बात तो अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट के कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे कि इसके साथ ये कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट। उसके बाद वो अलग अलग मास के अकॉर्डिंग भी ट्राई करेंगे, भाई इसका इतना परसेंटेज, जैसे मान लो कि आपके पास हैबर मेथड है जिसमें अपन अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं,
उसमें आपके पास आयरन जो होता है वो मेन कैटलिस्ट होता है, मॉलिब्डेनम होता है वो आपके कैटलिस्ट को इन्हांस करता है। तो उन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन, पहली बात तो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना, दूसरी बात परसेंटेज, भाई इसमें आयरन कितना परसेंटेज रखा जाए, अब मॉलिब्डेनम कितना परसेंटेज है, ये तो अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ते केमिकल रिएक्शन, अपन को मतलब सिर्फ इससे होता है कि इसमें ये कैटलिस्ट यूज़ किया, बट यहाँ पे कैटलिस्ट का अमाउंट भी बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि कैटलिस्ट किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हो आप, कैटलिस्ट किस फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है ना, ये भी बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि कैटलिस्ट का जैसे कोई मेटल कैटलिस्ट भी यूज़ करना, जैसे आपके पास पैलेडियम जो होता है उसका भी अपन कैटलिस्ट के लिए यूज़ करते हैं, पैलेडियम का, ठीक है, पैलेडियम का आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो, तो वो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ होता है ना, एज ए पाउडर फॉर्म यूज़ करते हैं, और कई बार उसका कोलाइडल भी यूज़ करते हैं, और कोलाइडल ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो क्या कह रहा है, कैटालाइटिक रिएजेंट्स आर सुपीरियर टू स्टाइकियोमेट्रिक रिएजेंट। देखो, कैटलिस्ट आर यूज्ड टू रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड increases efficiency of chemical processes without being consumed in the reaction. In such reaction, maximum number of atoms or the reactants are incorporated in the product. A variety of catalytic reactions are hydrogenation, dehydrogenation, hydration, dehydration, cracking, hydrolysis, esterification, oxidation, reduction, polymerization, reforming, etc. These reactions utilize a number of catalysts which may be acids or base, enzymes, transition metal and their oxides. आप जानते ही हो है ना, जो कैटालाइज की फॉर्म में अपन बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेस, एसिड बेस का भी यूज़ होता है ना, बहुत सारे एसिड बेस का यूज़ करते हैं कैटालाइटिक रिएक्शन में। देन अपन देखते हैं कुछ एंजाइम्स का भी यूज़ करते हैं, आपने पढ़ी भी है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, है ना। ट्रांजिशन मेटल, ये तो वेल नोन है ना, जो ट्रांजिशन मेटल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैटलिस्ट की फॉर्म में। दिस कैटलिस्ट आर मोस्टली रिकवरेबल आफ्टर द रिएक्शन फॉर रिक्यूज। मतलब ओवरऑल बात ही ये है कि आपका जब कैटालाइट रिएजेंट यूज़ करो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो आर सुपीरियर टू स्टाइकियोमेट्रिक रिएजेंट। सुपीरियर टू स्टाइकियोमेट्रिक रिएजेंट का मतलब क्या है कि आपको बहुत बेटर रिजल्ट है, कम अमाउंट में आपको बेटर से बेटर रिजल्ट दे सके, ऐसा कैटलिस्ट आपको यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, आपके जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो भी अच्छी मिलेगी आपको कम रिएक्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कम रिएक्टेंट से मैक्सिमम आप प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वैसे एग्जांपल्स ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर ये आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ प्रिंसिपल्स में आपको ध्यान देना भी कैटलिस्ट से रिलेटेड क्या प्रिंसिपल है। देखो यहाँ पर जितने भी अपन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं आपको सब में एक जैसी बातें लगेंगी, मतलब एक जैसी, मतलब घुमा फिरा के बात तो वही कर रहा है कि भाई किसी भी तरह से क्या करना है, आपको बेटर वे सेलेक्ट करना है कि आपकी जो रिएक्शन है उसमें कम से कम हैजार्डियस टॉक्सिक एलिमेंट्स बने, टॉक्सिक एलिमेंट का यूज़ भी नहीं करना है। ऐसे प्रोसेस डेवलप करो जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो, ज़्यादा एनर्जी नहीं होनी चाहिए, है ना। और ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करो जो लंबे टाइम तक चल सकें, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे बेस, सोडियम और अमोनिया का कॉम्बिनेशन है कैटालिस्ट, किसकी फॉर्म में यूज़ होता है, पॉलीमराइजेशन में यूज़ होता है। एसिड एंड बेस ऑक्साइड्स किसकी फॉर्म में, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, क्रैकिंग, एल्काइलेशन, एस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलाइसिस। सो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स सच एज आयरन, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड सिल्वर किस में यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन में, डिहाइड्रोजिनेशन में और हाइड्रोजिनेशन में यूज़ होता है इनका। ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर्स, निकल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, है ना, या फेरिक ऑक्साइड बोल लो उसको। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिसल्फराइजेशन, इस तरह के एंजाइम्स देख रहे हो आप किस में यूज़ हो रहा है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप के आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। सो ओवरऑल बात यह है भाई, कैटलिस्ट को यूज़ करके अपन जो प्रोसेस है उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। Catalysts are selective in their action and the degree of reaction take place in a controlled manner. For example, hydrogenation of alkyl are different catalysts in shown below. So देख आपको एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे ये अल्कीन है आपके पास, है ना, सॉरी अल्काइन है आपके पास,
दो टाइप से इसमें क्या कर रहे हैं, एक से एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक से एल्केन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजनेशन। अब पहले में कॉम्बिनेशन क्या यूज़ किया हुआ है, पैलेडियम कार्बन का कॉम्बिनेशन है, 5% पैलेडियम कार्बन, और यहाँ पे पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और दूसरे में प्लैटिनम ऑक्साइड है ना, या फिर रानी निकल का यूज़ किया हुआ है। तो दोनों ही चीज़ों में आपको देख रहा है कि इसमें अब अपन बात करें कि बेटर हाइड्रोजनेशन किस में हो रहा है, डेफिनेटली इसमें ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजनेशन हो रहा है, एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा एल्केन का, पर इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, पर इसमें क्या हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें थोड़ा बेटर हाइड्रोजनेशन हो रहा है। सो इस टाइप के ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात कर, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है उसका अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।